एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ है? जमींदार को पूछा गया है कि पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ है? तो ये हुआ है 89%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? सुगौली की संधि किसके बीच हुई है? ये हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। जो सुगौली की संधि हुई है ये किसके बीच हुए है? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो ये थे लॉर्ड बेलेल जी। लॉर्ड बेलेल जी सहायक संधि प्रणाली के जनक थे। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था किसने? लॉर्ड बेलेजली ने। अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है कि सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी बिहार में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संगोला की संधि कब हुई? तो संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। कब हुई थी? 1750 ईस्वी में। बोडियार किसके शासक थे? बोडियार थे ये किसके शासक थे? तो ये थे मैसूर रियासत के शासक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? तो ये उतरा था कालीकट में। जो पुर्तगाली था जो हमारे भारत में 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा, तो ये भारत में किस स्थान पर उतरा? ये उतरा था कालीकट में। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो अभी बताया हमने कि कब आया, 1498 ईस्वी में आया था। अगला है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया तो कहाँ उतरा था? वो कालीकट में उतरा था। और कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो ये किया था कालीकट के जो राजा थे जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। किसका? वास्को डी गामा का। अगला प्रश्न देखते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? ये पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है कि बोंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? बोंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने। किसने किया था? सर आयरकूट ने। अगला प्रश्न है हमारा कि बोंडीवास का युद्ध कब हुआ था? बोंडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? वह पुर्तगाली कौन था? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था कि गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ नामक किला ये बनवाया था, किसने बनवाया था? ये बनवाया था बंदा बहादुर ने। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था?
तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1820 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो ये किए गए थे झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। अगला प्रश्न है, राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? जो रणजीत सिंह थे ये किस मिसल से संबंधित थे? तो ये थे सुकाचकिया से। किससे? सुकाचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो ये हुई थी अमृतसर की संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। कहाँ पर? लाहौर पर। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने डुप्ले को, किसको? डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुंशी सेवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? सेवगांव की संधि जो है वो पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई थी। कौन सी संधि? सेवगांव की संधि पालखेड़ा के युद्ध के बाद हुई थी। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था उसको किसने पढ़ के सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो सहायक संधि का जन्मदाता है डुप्ले। कौन है? डुप्ले को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ है? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ ये लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? तो रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी थी कार्ल मार्क्स ने। किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? भारतीयों के द्वारा 1881 में स्थापित और उनके प्रबंध से चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये था अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ जमींदारों को प्राप्त हुआ था। सबसे अधिक किसको लाभ हुआ था? तो ये हुआ था जमींदारों को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो ये बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। किसने बिछवाई थी?
जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी? अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी भारत में, कहाँ पर? मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो मुद्रण मशीन की स्थापना की थी पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये पहली जो पटसन मिल थी ये रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा बंगाल में। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? तो डाक टिकट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था आरंभ? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई थी कलकत्ता व आगरा। जो पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी ये कलकत्ता से आगरा के बीच में थी और ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1913 ईस्वी में। इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 ईस्वी में। कब पड़ी थी? 1835 में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी 1850 ईस्वी में। कब हुई थी? 1850 में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 में और आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? तो भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति मिली थी 1833 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? अंग्रेजों की जो लूट थी किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई है? तो ये हुई प्लासी के युद्ध के बाद। किसके बाद? प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में? तो ये किया गया था लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है ये है मुंबई। क्या है? मुंबई शहर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये कौन थे? ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है?
कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो ये है मुंबई नगर। ये कहाँ एक द्वीप पर निर्मित है? ये मुंबई। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। ये कथन किसका है? तो भारत और इंग्लैंड के आर्थिक जो हित हैं प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो प्रथम जो डच नागरिक था ये था कार्नेलिस ड्हेस्टमान। कौन था? कार्नेलिस ड्हेस्टमान। ये कौन था? भारत आने वाला प्रथम क्या था? डच नागरिक था ये। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत डफरिन के समय में हुआ था। किसके समय में? डफरिन के। अगला प्रश्न है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने। किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। अगला प्रश्न है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था 1824 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था ये? बैरकपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो बिजली संचालित जो तार सेवा थी ये पहली बार कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये लगाया गया था 1830 ईस्वी में। किस पर? बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे जोनाथन डंकन। ये कौन थे? बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने। अगला प्रश्न है हमारा कि बक्सर के युद्ध यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय में दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ये मिलाया था अवध। तो गाइस ये 17 क्वेश्चन वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि इसी प्रकार की और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ। तो थैंक यू सो मच।